इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस गाला कीनोट सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है अब की बार 370 पार और एनडीए के लिए 400 पार। अब इसमें दो थ्योरी हैं। थ्योरी नंबर एक कि वाकई में 10 साल काम करने के बाद और ऑपोजिशन की स्थिति को देखते हुए बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लग रहा है कि 370 पार हो सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि बीजेपी को अंदर ही खेमे में ये पता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन को इतना डरा दो, इतना दबा दो कि उनमें हिम्मत ही ना बचे लड़ने की। इसलिए बोलो 370 पार कि कम से कम 300 तो पार हो ही जाए। इन दोनों थ्योरियों में से क्या सही है? अगला चुनाव हमारे सर पर है और इस चुनाव की रणनीति बनाने में अहम योगदान करने वाले देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह इस वक्त इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अमित शाह साहब, स्वागत है आपका। थ्योरी एक की थ्योरी वन की वाकई में 370 पार की क्या है कोई इतना लंबा कहते हो? वो थ्योरी कांग्रेस को सिखा दो, वो 450 बोले चलो। ना तुम मानोगे, ना जनता मानेगी, ना कांग्रेस ही मानेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है राहुल जी, बैकग्राउंड होता है। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 25 साल का एजेंडा है। महान भारत की रचना का एजेंडा है, इसलिए जनता हमारा विश्वास कर रही है। बोलने से सीटें नहीं आती। पिछली बार जो आपकी सीटें आई थी उससे अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि उत्तर में और पश्चिम में आपका एक क्लीन स्वीप था, ईस्ट में भी आपने अच्छा किया था, दक्षिण अभी भी काफी मुश्किल है। आपके हिसाब से एक्स्ट्रा सीट्स की उम्मीद आप किस किस स्टेट में कर रहे हैं और कैसे? ऐसा है राहुल जी, ये सवाल आपने मुझे कहा था, लास्ट टाइम भी पूछा था। आप तो भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता कभी। आपने कहा था 272 आ गए, पूर्ण बहुमत आएंगे, कहां से बढ़ाओगे? उस वक्त हमने 300 का लक्ष्य रखा था, 303 आई थी। मैंने उस वक्त जवाब दिया था, अब काउंटिंग के दिन देख लेना 300 आएगी। आज भी मैं कहता हूं, काउंटिंग के दिन देख लेना, हम 300 पार कर जाएंगे, एनडीए 400 पार। अब हाल में हमने ये देखा है कि बीजेपी अलग अलग अलायंसेस कर रही है। ऐसे दोस्त जो बिछड़ गए थे वो वापस आ रहे हैं। उस पर मैं थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं हम। हाल ही में आपने टीडीपी और जनसेना से आंध्र प्रदेश में चुनाव किया। वो आपके लिए एक टेरिटरी है जहाँ पे आप नई सीटें पा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो प्रधानमंत्री को हार्डकोर टेररिस्ट कहा था। अब उसके बाद आपने अलायंस कर लिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, चंद्रबाबू जी को अलायंस से हमने नहीं निकाला था। उन्होंने तय किया था कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो उनका फैसला था। हार्डकोर टेररिस्ट कहा नहीं कहा मुझे मालूम नहीं है। अगर कहा होगा फिर जनता के पास गए, चुनाव हारे, अब समझ आ गई, अब हमारे साथ आए हैं, स्वागत है वही सबका। पर जगन रेड्डी ने तो राज्यसभा में इतनी सारे बिल्स पे, इतने सारे अलग अलग मुद्दों पे आपका समर्थन दिया। टाई अप आपने चंद्रबाबू नायडू से कर लिया। देखिए, राज्यसभा में जो वोटिंग होता है, आप इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हो कि पॉलिटिकल टाइप के आधार पर वोटिंग होता है, इश्यू बेस्ड वोटिंग होता है। 3 मुद्दों पर उन्होंने हमारा विरोध भी किया था, ऐसा नहीं है। बारीकी में जाए बगैर एक परसेप्शन बना लेना और किसी इश्यू पर समर्थन को आप राजनीतिक टाइप मत मानिए। कोई भी पार्टी का अधिकार है कि इश्यू को समझकर, इश्यू नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, इसका सोच विचार कर इश्यू पर समर्थन दे या इसकी खिलाफ हटके। उनको अपनी आइडियोलॉजी देखनी पड़ती है, इश्यू का बेस देखना पड़ता है और इश्यू के उद्देश्य देखने पड़ते हैं। ये देखकर निर्णय होते हैं। मैं नहीं मानता किसी के समर्थन करने से टाइप हो जाता है, वरना तो हम उनके साथ ही जाते। जगन के साथ नहीं, ऐसा होता तो आपकी तरह होता, तो आप कह रहे हो ऐसा होता। साधारण तौर पे राजनीति में यह माना जाता है कि नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी का टाई अप नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई है। 1 और 2 में कैसे टाई अप हो सकता है? लेकिन चर्चा खूब चल रही है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का अलायंस ऑलमोस्ट हो चुका है और किसी भी दिन घोषित हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप कंफर्म कीजिए कि होगा, क्योंकि वो तो आप करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिलोसॉफिकली इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नंबर 1 और उसके प्रिंसिपल चैलेंजर के बीच में अलायंस की बातचीत भी कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इस पर इसलिए ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तय नहीं किया है कि उड़ीसा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, परंतु मैं इतना कह सकता हूं, जैसे भी आगे बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़ोतरी लोकसभा और विधानसभा में करेगी और हमारी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। पर आपने दिया नहीं जवाब। 1 और 2 का टाई अप फिलोसॉफिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, देखिए, हम हार्डकोर राजनीति में है, फिलोसॉफी नहीं होती है इसमें हार जीत का गणित होता है और पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मनमेल की बात होती है। तो क्या विनेबिलिटी ही एक फैक्टर है? आप जितने फैक्टर्स रखते हैं, मैंने 2 कहा, उसमें से आप सिर्फ विनेबिलिटी चूज करो। आपके लिए विनेबिलिटी कितना? पार्टी की आइडियोलॉजी और हार जीत का गणित दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए साथी को चुना जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तेलंगाना के बारे में भी, क्योंकि आपने जेडीएस से टाई अप किया कर्नाटक में, बीजेपी और जेडीएस का। तो वैसे तो बीआरएस और बीजेपी का भी टाई अप उसी तरीके से संभवतः हो सकता था, आपने क्यों नहीं किया? तुम राहुल जी, आप पॉलिटिकल एडवाइजर जो अभी क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट कराते हैं सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं बन जाते? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। तो मुझे लगता है दुकान चल पड़ेगी आपकी। सर, मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही है, ये पॉलिटिकल अच्छा, और आपसे पंगा लेना मतलब दूसरी साइड पे बैठ के, वो तो बड़ा ही खतरनाक है। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा राजनीतिक जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मेरा शरीर का मृत्यु भी भारतीय जनता पार्टी में होगा, इसमें कोई बदल नहीं। सर, हम कुछ और स्टेट्स की बात करते हैं। जैसे अभी हरियाणा में आपने जेजेपी का साथ छोड़ दिया, वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं हुआ ठीक से, क्योंकि प्रधानमंत्री थे खट्टर साहब के साथ सभा में, उन्होंने खट्टर साहब की इतनी तारीफ की, लोगों को लगा कि भाई इनका तो पक्का हो गया, इतना ज़्यादा, अगले दिन जाके आपने उनको चेंज कर दिया। बेचारे खट्टर साहब की सोच रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 2 इश्यू अलग है। खट्टर साहब का हरियाणा में उपयोग करना या केंद्र में उपयोग करना, और खट्टर साहब कैसे व्यक्ति है। मोदी जी ने कहा खट्टर साहब बहुत पुराने कार्यकर्ता है, हमारे अच्छे नेता है, तो उनका उपयोग तो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है। अब बात आप इसका छोटा सा निकाल देते हो कि ये तय होगा कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे या वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आपका दोष है, मैं मानता हूँ। हमारा दोष है। सर देखिए, पत्रकारों को किनारे कीजिए। आपकी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ सभा में सब सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या बोला, मेरी तरफ से ठीक से देखा, कैसे किया, वो सब उसी के लिए इंडिकेट करते हैं। आपकी एक आंख से आंख मिल जाए, उसी के लिए कई लोग यहाँ पे आए। उसमें इतना कुछ बोल दिया और अगले दिन जाके उन्हीं, मतलब कैसे बोलूं कि चेंज ही कर दिया। उसी को तो नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो आप जब इतना एडजस्ट कर रहे थे सब जगह, तो दुष्यंत चौटाला को भी एडजस्ट कर लेते। एडजस्ट क्यों नहीं किया उनको? जो जेजेपी पार्टी थी उससे क्यों नहीं एडजस्टमेंट कर पाए? देखिए, हमारा जेजेपी पार्टी से कोई खराब रिश्ता नहीं है, हम झगड़ा कर अलग नहीं हुए। उनकी कुछ डिमांड थी नंबर ऑफ सीट्स के लिए, जो हम पूरी नहीं कर सकते थे हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ और व्याप देखते हुए, तो अलग हो गए। इसमें क्या आपत्ति है भाई? वो ऐसा सोचते थे कि हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हमारा मानना था हम इतनी दे नहीं सकते, तो एक पॉइंट पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो अच्छे मूड में दोनों अलग हुए, कोई गाली गलौज नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, अलग हो गए। इसमें क्या है? और चुनाव से पहले हुए हैं, चुनाव के बाद नहीं हुए। सर, हरियाणा से निकल के बिहार चलते हैं। वहाँ तो आपने इतने सारे पार्टीज को भर दिया है एनडीए में कि अब आपके लिए मुश्किल हो पा रहा है बैलेंस करना, क्योंकि बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान है, वो पशुपति पारस परेशान है कि भाई मेरा क्या। वो तो कह रहे हैं मैं हाजीपुर में भी लड़ूंगा, मेरे सारे एमपीज लड़ेंगे। अब समझ ही में नहीं आ रहा कि वो इस साइड पे हैं या उस साइड पे। अब तो आज तो अलग ही हो गए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पंगा हो रहा है। ऐसा है कि सरफेस पर ऐसा दिखता है, आप थोड़ा धैर्य रखो, 1 सप्ताह सब ठीक हो जाएगा और सब उचित जगह पे ही बैठे हुए मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस वापस, उनको सुनो, मतलब जो कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दो। मैंने कहा ना, 1 सप्ताह राह देखो। राजनीति में सभी का अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सभी का जनता के सामने अपनी स्ट्रेंथ रखने का, स्ट्रेंथ के आधार पर डिमांड रखने का अधिकार होता है। जब मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं
और डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल कर आता है। मुझे पूरा भरोसा है बिहार में एनडीए में कोई बिखराव नहीं होगा और बिहार की इस बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए। सर, हम महाराष्ट्र आते हैं, वहाँ पे आपने बहुत पार्टियों को तोड़ा, अपने पास लेके आए और अपना अलायंस मजबूत किया। फिर भी जो वहाँ के लोकल एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि सिंपैथी शायद शरद पवार जी के साथ और उद्धव ठाकरे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त का आपका अलायंस है वो अच्छा करेगा परफॉर्म? पहले मैं आपके स्टेटमेंट से डिफर करता हूं कि हमने बहुत सारी पार्टियों को तोड़ा। हमने कोई पार्टी को नहीं तोड़ा है। बहुत सारी पार्टी पुत्र पुत्री मोह में टूट गई है। उद्धव जी चाहते थे आदित्य ठाकरे सीएम बने तो उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा निकल गया। उनके कुनबे में से बहुत सारे लोग निकले क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाला साहब के समय से शिवसेना में काम करने वाले लोगों ने उद्धव जी को ठीका स्वीकार कर लिया। अब आदित्य को स्वीकार करे तो वो उनको मान्य नहीं था। पवार साहब भी अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे, वो निकले। आप हमने तोड़ा ऐसा मत करो। पुत्र पुत्री मोह ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है, ये वास्तविकता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तीनों पार्टी के बीच में ज्यादातर सीटों का बंटवारा नाम के साथ हो चुका है। कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला है और डिस्प्यूट होगा ये मानकर अगर इंडी अलायंस अपना सीट घोषित नहीं करता है तो जल्दी कर दे, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। सर, जहाँ जहाँ पे इंडिया अलायंस बना, जैसे दिल्ली में उन्होंने बोला कि आप और कांग्रेस लड़ेंगे, आपको लगता है वहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा अच्छी टक्कर होगी? दो पार्टियां मिल के आपसे लड़ेंगी, वो ज़्यादा एक्साइट, आपके लिए ज़्यादा सिरदर्द बन जाता है? नहीं, कौन से राज्य में ऐसा दिखता है आपको? दिल्ली यूपी। दिल्ली में हर सीट पर हमारा 50% से ज्यादा वोट है। अब बचे हुए 49 में कितना भी मिल जाओ क्या फर्क पड़ता है बताओ? यूपी, दिल्ली की 7 सीटों पर हमारा 50% से ज्यादा जन समर्थन है, इस बार बढ़ने वाला है। अब एक बार आप 50 क्रॉस कर लेते हो, बाकी के 49 में कितने हैं कितने नहीं है इसकी कोई रिलेवेंस नहीं रहती है। यूपी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम तो तीनों थे, 3 में से एक अलग हुआ है। हमारी पोजीशन उल्टी बेटर हुई, आपको गणित को माने तो। लास्ट टाइम बसपा, सपा, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, ये सब इकट्ठा थे। ये तो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस था। अभी भी मैं हजारों बार कह चुका हूं, फिर से कहता हूं, पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है, कई बार 1+1 0 भी हो जाता है। अगर पॉलिटिक्स अरिथमेटिक नहीं है, केमिस्ट्री है, तो जयंत चौधरी को लेने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो वेस्टर्न यूपी में वैसे ही जीत रहे थे, वहां पे थे भी, कुछ जीत नहीं पाए, तो आपने इनको क्यों लिया? फिर जाट वोट वैसे ही ज्यादा था, 50% ज्यादा, तो आप उस सीट में वैसे ही वोट ले रहे थे। देखिए एरेट गणित के कारण हमने किया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमने हमारी पार्टी के एक्सपांशन को तय करने के लिए और हमारी पार्टी को और एरिया में ज्यादा अच्छे से हम कंसंट्रेट कर पाए, इसलिए हमारे अच्छे एरिया थे, वहां हमारा संघर्ष कम किया है। नहीं, पर वो तो वैसे ही जीत रहे थे। जैसे अगर आपको वाकई में मैक्स आउट करना था बीजेपी को, जितना ज्यादा आप ले आ सकते, तो आपने जो जैसे भी जेडीयू को भी लिया, ऐसा है राहुल, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, नहीं समझ पाओगे ऐसे। नहीं, छोड़ दो ना, ट्राई तो कीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मेरी बात मानो यार। अगर बीजेपी वाकई में उतनी मजबूत होती आपके विरोधियों की नजर में, तो आपको ये अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि चूंकि अंदर आपको कुछ ऐसा पता है जो बाहर लोगों को नहीं पता, इसलिए आप ये अलायंस करो, वरना तो आप खुद ही ले जाते ये सीटें। ऐसे नहीं होता है राहुल, छोड़ दो, आप नहीं समझ पाओगे भाई। बीजेपी 2 बार सभी की सभी सीटें वहां से जीत कर निकली हैं, तो फिर हमारे मजबूत नहीं होने का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना, अलायंस के कई सारे कारण होते हैं, ये कई डायमेंशन होते हैं। तो समझाइए ना कि क्या ऐसा डायमेंशन होता है जो सतह पे मैं नहीं। आपको पूछता हूं, आपकी टीआरपी क्यों बढ़ रही है या कम हो रही है? सब बहुत मेहनत करते हैं इसलिए बढ़ रही है। अरे
इसमें भी हमारा विषय, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए बढ़ती है हमारी टीआरपी। बहुत एफर्ट करते हैं सर हम लोग बाकियों की तुलना में। आप तो देखते हैं, बाकियों को भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं, तो हम ज़्यादा एफर्ट करते हैं, इसलिए टीआरपी बढ़ती है। मैं सर अगले विषय पे आना चाहता हूँ, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह अब चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित, अरिथमेटिक, मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल विवाद बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उस पर गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे। मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक पर शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते। तो इसका हिसाब कहां है? मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं।
हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे तो चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई, बोला था क्या करें। नहीं, बट उसमें ना सर वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि चूंकि ये सरकारी बैंक है तो आरोप ये है कि अगर जैसे कोई सीनियर मंत्री पूछे, भाई बताओ एसबीआई के चेयरमैन किसको क्या मिला, तो उसकी हिम्मत होगी को ना बताए कि सरकार में जो बैठा है वो तो पता करा लेगा कि विपक्ष को किसने दिया। जिसकी जैसी मति है ऐसी उनकी दृष्टि होगी। हमने कभी भी एसबीआई को नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा किसको कितना मिला, क्योंकि पूछने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि इनका इतना बॉन्ड मिला है। मेरी पार्टी के बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होता है इतना बॉन्ड मिला है। कोई पूछने की जरूरत नहीं, सार्वजनिक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी बैलेंस शीट पब्लिक को देखने के लिए सार्वजनिक करती है, मालूम ही होता है सबको। तो अब सोल्यूशन क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर दिया, वो चैलेंज होगा। अगर ये इलेक्शन सर पे है, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, गृह मंत्री जी कैसे हो सकता है, क्या होगा? अब वो तो कहीं कोई मिल जाएंगे जज ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या है, इनके मन में कोई हो तो बताए जरा मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है। फिर से काले धन की वापसी आने का मुझे डर है कम से कम। आप अभी भी ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्यूशन था, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं लेकिन एक कम से कम सोल्यूशन था, शुरुआत थी सॉल्यूशन की ओर। इसको स्क्रैप करने की जगह सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, जो कोई मायने नहीं रखता। देश की हाईएस्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसका मैं सम्मान करता हूं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड से अब हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की ओर। आप कमेटी में थे, तस्वीर आई, कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, पूरी कमेटी ने, वन नेशन वन इलेक्शन। हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन आप क्या सार्वजनिक हो चुका है नहीं, पर एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे आप 2029 में आपको लगता है कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कब होगा वो तो देश की पार्लियामेंट तय करेगी, परंतु वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि इस देश में बार बार चुनाव होते रहे थे। कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी किस साल में 4 राज्यों के होते हैं, किस साल में 6 राज्यों के होते हैं, 5 साल में एक बार पार्लियामेंट का भी चुनाव हो जाता है, और जनता चुनावों में बिजी रहती है। इससे ज़्यादा रिपीटेड खर्चा होता रहता है, रिपीटेड खर्चा होता है। तीसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पॉलिसी मेकिंग की सिस्टम भी प्रभावित होती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के सारे काम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुक जाते हैं। मैं मानता हूं इससे देश की बहुत बड़ी हानि है। और दूसरा, एक साथ चुनाव होने से खर्चे का व्यय कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में सरलता हो जाएगी,
और जनता भी कंफ्यूजन के बगैर जिसको चाहेगी उसको 5 साल के लिए काम सौंपकर देश के विकास के काम में लग जाएगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाने के काम में लग जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन है। देश इसी रास्ते पर 1960 तक लगभग चला। फिर इंदिरा जी ने सरकारें गिराना शुरू की, सरकारें गिर गई तो जनरल इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शनों का गणित बिगड़ गया और एक के बाद एक राज्य जनरल इलेक्शन से अलग होते रहे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो एक देश में एक ही तिथि होगी, जिस तिथि पर विधानसभा और लोकसभा की रचना हो जाएगी, काम समाप्त। बाकी सारा 5 साल तक जिसको जनता बागडोर सौंपती है वो चलाते रहें। मैं मानता हूँ इससे हमारी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रेंथ हुई। सर, पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर, इंडिया टुडे पे, टीवी में, सोशल में, डिजिटल में, उन सब के बीच में आपकी इमेज बनी एक चुनावी चाणक्य के तौर पे। हम सब जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ने लड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब 5 साल में एक बार होगा तो बाकी टाइम आपको लगेगा कि उतना एक्साइटमेंट जो बना रहता है चुनाव को लेके, फिर तो एक ही बार हो गया। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। 5 साल आप क्या करोगे भैया, एक ही बार हो जाएगा तो। नहीं, ये बात तो सही है। मेरे को जितने भी लोग हमारे हम साथ तो काम करेंगे, सत्ता में होंगे तो सरकार चलाएंगे, ऑपोजिशन में हो तो विरोध पक्ष का काम करेंगे। हम तो काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे। मगर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ये बात सही है आपकी। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जितना मजा हम लोगों को डेटा में, सेफोलॉजी में, इलेक्शन में, घूमने फिरने में, जब भी मैट में आता है, और जितना नेता से भी सीखने को मिलता है। बाकी टाइम पे तो नेता एकदम मंत्री होता है, चुनाव के टाइम पे वो वनरेबल होता है। उस टाइम पे ठहरो, इतना ग्रॉस स्टेटमेंट। ये कोई सीखने नहीं आते हैं, हमारे पास सिखाने आते हैं। ये अलग है, हम सीखते नहीं हैं इनसे। ऐसे कभी जिंदगी में कोई गलती कर सकता है अमित शाह साहब को कुछ सिखाने ऐसी जरूरत ना, ऐसी गलती नहीं। सर, मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आना चाहता हूँ। ये तो आपका बहुत टाइम से तैयार था, चुनाव से ऐन पहले लेके आ गए। ये तो कभी भी आप पहले भी ले आते, क्या ये चुनाव से ऐसे पहले लाएं कि थोड़ा सा एक हिंदू मुस्लिम या मेजॉरिटी माइनॉरिटी टाइप का हो जाए, वो अनसेटल हो जाए, आपका वोट पोलराइज हो जाए, पहले ले आते आप इसको? ऐसा है राहुल जी, आप मुझे लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ढंग से स्टडी ही नहीं करते हो। 2019 में कानून पारित हो गया है। बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा। अब कहां सस्पेंस बचा है? 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ रूल्स बनाए हैं। हमारी विल हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया। राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ। कहां कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ही नहीं था। टाइमिंग का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सवाल इतना है कि इस पर मर डालने के लिए टाइमिंग का क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सबको मालूम था कि आने वाला है, और मैंने कभी नहीं कहा कि इस मामले पर हम पीछे हटेंगे। मैंने हर बार कहा ये पत्थर पर लकीर है और ये होकर रहेगा। सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का है? स्पष्ट करो। दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुन लीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूं, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्यों इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। एक कटु वास्तविकता है, होना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं। अगर होती निर्णायक स्थिति में तो हम कभी इस देश का बंटवारा नहीं करते। इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। और जब बंटवारा की घोषणा की गई, हजारों दोनों ओर से लोग वहां से यहां से वहां गए।
ट्रेन की ट्रेनें कटी हुई आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए, उस वक्त हमारे सारे नेता देश के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब ने कहा कि भाई जहां है वहां रह जाइए। अगर आपको बाद में भारत में आना है तो आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे। वो कहने का उद्देश्य था कि उस वक्त आपाधापी में आने से लोगों की जान न चली जाए। थोड़ा स्थिरता आने के बाद आई है। स्थिरता आने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%, आज 2.7% है। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया। बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे हैं। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए, या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान, अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है। कहां गए? और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता न दे। क्यों न दे? इनका अधिकार है। उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है उतना ही अधिकार इस शरणार्थियों का है और वो देना चाहिए। सर, जब पिछली बार आपका इंटरव्यू हुआ था एजेंडा आज तक और कॉन्क्लेव के मंच पे, आपने कहा था कि जो हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में, अफगान, कहाँ जाएं, यही देश है, यहीं पे आएंगे। लेकिन क्रिश्चियंस के भी तो अपने देश हैं, थियोक्रेटिक देश हैं, वो तो वहां भी जा सकते। उनको तो हमने नहीं रोका है, वहां चले जाए। भौगोलिक सीमा हमारे साथ सटी है, इसलिए हम यहां बुला रहे हैं। एक और आप कहते हो एक धर्म क्यों छूट गया, अब पूछते हो कि एक धर्म क्यों जोड़ा। आपको छूटने से तकलीफ है या जोड़ने से तकलीफ है? मेरे को प्रिंसिपल का सवाल है कि सेम प्रिंसिपल का सवाल नहीं है। ये तीनों राष्ट्र जहां से शरणार्थियों को हमने स्वागत किया है, ये तीनों राष्ट्र घोषित इस्लामिक स्टेट है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? पर सेक्टेरियन तो हो सकता है। क्या? सेक्टेरियन, जैसे अहमदी, शिया, सुन्नी, उस तरह वो भी का। मुस्लिम है वहां की व्याख्या में। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान, ये तो होने को तो हर जगह भूख है दुनिया में, सबको नहीं ला सकते, परंतु ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। बाकी सारे धर्म जो वहां विद्यमान थे, सारों को शरण देने का हमने फैसला किया है और उसमें कोई अनुचित नहीं है। 1950 से भारत का जो वादा था, वो वादे को कांग्रेस ने नहीं पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये अपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत नहीं, बताओ। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। लेकिन अगर कोई बलोच हो, बलोच पे या फिर रोहिंग्या, अगर जो फर्ज कीजिए काफी सारा वहां पे लोकल गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई राहुल करती जी, है। ऐसा है, इतने बड़े ब्रॉड फैसले एक दो को देखकर नहीं लिए जा सकते हैं। पॉलिसी जब बनती है तब मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा, कोई हमें अप्रोच करेगा तो सोचेंगे उस पर। इसके कारण इतने सारे शरणार्थी जो करोड़ों लोग आए, इनकी जिंदगी को काहे को बर्बाद कर रहे हो भाई, बलोच बलोच कर कर। वो अपना वोट नहीं दे सकते,
वो अपना घर नहीं खरीद सकते, उनको नौकरी नहीं मिलती। घर खरीदना है तो बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से आए अपने कोई रिलेटिव के नाम पर खरीदते हैं, वो रिलेटिव मर जाता है, बच्चे क्लेम कर देते हैं, फिर झगड़े होते। इनकी प्रताड़ना कभी देखी आपने? ये नेताओं के इंटरव्यू करने की जगह जो अफगानिस्तान से सिख हमारे सिरसा लेकर आया था और बाकी सारे जो शरणार्थी हैं, इनका इंटरव्यू करो तो मालूम पड़ेगा इनका दर्द क्या है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीसी की, वो तो कह रहे हैं कि जेब कतरे, चोरी, ये वो सब बढ़ जाएगा अगर आप सीए लेके आ जाए। ऐसा है, आप केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं इसके लिए ये कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहाँ गए, वो तो ऑलरेडी यहाँ है। और ये शरणार्थियों को जेब कतरे, रैपिस्ट ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूँ कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े न्यूट्रल थे। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहाँ पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रख कर आए थे। मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना, परंतु मजबूर हो जाते हैं। जब इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे, इतनी संवेदना नहीं रखेंगे, तो हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और इसमें कोई बदलाव नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स तो नोटिफाई हो गए, अब एनआरसी को लेके आपकी क्या सोच है? क्योंकि वो आपका जो एक पुराना बयान है ना कि सीक्वेंस समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो बड़ा वायरल करवा रहे हैं विपक्ष वाले। मैं चुनाव के बाद समझाऊंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत थम है। मैं कहता हूं कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। सर, सीए से तो किसी का जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाएगा, ये सही बात है। कभी ना कभी चुनाव के बाद आपने कहा कि एनआरसी आएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा है एनआरसी आएगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी नहीं देना। मैंने कहा है। नहीं, मेरे को सवाल, मैं राहुल भाई बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपके सवाल को भी समझता हूं, मेरे जवाब को भी समझता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आएगा। मैंने ऐसा कहा ये सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा। इस वक्त का एक बड़ा सवाल सभी के जहन में यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनती है तो सरकार के एजेंडे में क्या रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि तैयार हो जाइए, बड़े ऐलान होने वाले हैं और 100 दिन का एजेंडा तैयार है, हम बड़े फैसले लेने वाले हैं। सर, थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि क्या तैयारी करनी है भाई हम लोगों को। देखिए, फैसले होंगे? भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र में आ रहे सारे एजेंडे को हम क्लियर करेंगे। हम 1950 से चुनाव घोषणा पत्र घोषित करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। देश की जनता ने जब हमें पूर्ण बहुमत दिया, हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटाकर, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम ट्रिपल तलाक समाप्त कर देंगे, हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करेंगे। हमने हमारी
उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम सीए लाएंगे, हमने फिर से सीए को इंट्रोड्यूस रूल्स बनाकर चुनाव के पहले हमारा वादा समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है वो हमारे घोषणा पत्र में आएंगे, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूं, ये 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों के जीवन को स्थायित्व दिया है, सुखी बनाया है और सभी प्राथमिक सुविधाओं से युक्त किया है। आज देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिला है, घर में टॉयलेट मिला है, घर में ही नल से जल मिल गया है, गैस का सिलेंडर मिला है, 5 लाख तक का सारा इनका अनाज और इलाज स्वास्थ्य का फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और हर किसान के बैंक अकाउंट में बेसिक इनपुट के लिए 6,000 रुपया हर साल जमा हो रहा है। ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया है, ढेर सारी सीरीज ऑफ पॉलिसी लाकर, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज फेवरेट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में भारत बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर के अर्थतंत्र से 5वें नंबर के अर्थतंत्र पर ले जाकर देश को समृद्ध किया है। और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरी टर्म दे दीजिए, आप समर्थन कर दीजिए, देश तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को सुरक्षित किया है, आतंकवाद पर नकेल कसी है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हमने पड़ोसियों को कठोर जवाब दिया है, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में गए हैं, नारकोटिक्स को समाप्त किया है और देश को सुरक्षित किया है। और अब मोदी जी ने कहा है कि अगले 25 साल तक देश की 130 करोड़ की जनता अपने आप को तैयार कर ले। 15 अगस्त 2047 को ये देश आत्मनिर्भर होगा, ये देश विकसित भारत होगा और ये देश दुनिया में नंबर 1 पर होगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना, इससे बड़ी कोई घोषणा ही नहीं हो सकती। सर, बीजेपी की विचारधारा के 3 अहम पहलू थे। आर्टिकल 370 वो आपने कर दिया, राम मंदिर वो आपने कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में हो गया, आपने एक टेम्पलेट बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स में करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? क्या काशी विश्वनाथ में या मथुरा में मंदिर बनाना उसका हिस्सा है? आपके लिए अनफिनिश्ड एजेंडा आप किसको मानते हैं? देखो राहुल भाई, आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, जब तक धारा 370 हटी नहीं थी, राम मंदिर बना नहीं था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, सीए आया नहीं था, ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं हुआ था, यूसीसी आया नहीं था, आप हमेशा कहते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये डिवीजन करने वाले एजेंडा के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये डिवीजन करने वाले एजेंडा नहीं है। ये सारे एजेंडा देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, देश के सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं और देश की संस्कृति को नई चमक और पहल देने वाले एजेंडा है। वो हमारे एजेंडा थे, हमने समाप्त कर दिया। अगर आपकी वो बात को याद रखें कि हमेशा हम इसके आधार पर जीते हैं, जीतते थे, तो अब तो हमारे पास से तो जीतने का मंत्र ही समाप्त हो गया। अब तो हम चुनाव हार जाने चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम इसके आधार पर चुनाव जीतते ही नहीं थे। हम बार बार चुनाव हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते थे। हमारे चुनाव जीतने का आधार ना ही हमारे एजेंडे के हिस्से थे, ना जातिवाद था, ना परिवारवाद था, ना तुष्टीकरण था। हम हमारे परफॉर्मेंस से चुनाव जीतते थे। मोदी जी ने इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और यही सही डेमोक्रेसी है। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके, अब मेरा बात तो सुनिए, जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो।
इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के, और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए। क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। ऐसे नहीं चलता है राहुल भाई। मेरा सवाल ये था कि जिन जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिया, आपने तो उनका टिकट काट दिया। मतलब आप जो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे, कुछ को टिकट मिल गई, कुछ टिकट की उम्मीद में है, उनको आप बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई एकदम लाइन टू लाइन बैटिंग करो। थोड़ा सा आपने दाएं बाएं बोला तो टिकट भी कट सकती है। जितने भी मोटर माउथ एमपीज थे सबकी टिकट काट दिया। देखिए, पार्टी की डिसिप्लिन में मुझे भी रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा भाई। पार्टी की डिसिप्लिन एक होती है, पार्टी की पॉलिसी के बाहर कोई ग्रॉस स्टेटमेंट नहीं कर सकते। सर, हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं, क्योंकि चुनाव बाकी जगहों पे तो मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में तो लग रहा है कि चुनाव हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मतलब आप ही लड़ रहे हैं, विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में लड़ाई चल रही है, मतलब आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं, ममता बनर्जी भी मतलब जितना कर सकती हैं। आपको लगता है कि सबसे रोचक, सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन अगर कहीं पे है इस बार पश्चिम बंगाल में? मैं बता देता हूं, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होना नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये वास्तविकता है और ये हो के रहे। आपको लगता है कि संदेश खली से एक माहौल बना जैसे नंदीग्राम सिंगूर के टाइम पे हुआ, आपने उसको यूज किया ममता जी के खिलाफ? संदेश खाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेश खाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है, वहां पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहां पर घुसपैठ भी करा रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं, और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया, ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। सर, ईडी और सीबीआई का चूंकि आपने जिक्र किया, उसमें एक फैक्ट ये है कि कुछ तो जैसे कि बहुत सारा पैसा निकल आया एमपी साहब के पास, वो बेचारे सांसद पकड़े गए, उनको जवाब देना है। पर यह भी हकीकत है कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग स्टेट्स में जिनके खिलाफ काफी जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिर बीजेपी में आए, फिर उतने जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती है। ऐसा नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं देश की जनता के सामने, एक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले राजनेता का ईडी या सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया है। जो आए हैं वो सारे चार्जशीट होने के बाद आए हैं, इनका प्रोसीडिंग चल रहा है, कहीं पर भी केस विड्रॉल नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण हो तो राहुल भाई आप खोज कर मुझे ट्वीट करना, मैं ट्वीट पर जवाब दूंगा, जिससे सार्वजनिक को सवाल और जवाब दोनों। सर, वो केस क्लोज करना एक चीज है, वो केस को आप ऐसे खुला ही छोड़ दो तो वो भी तो एक तलवार की तरह है ना। सब केस लो है। चिदम्बरम साहब को 5 साल हो गए, क्या हो रहा है? ये हमारे जुडिशियल प्रोसीजर की थोड़ी गड़बड़ है, जिसको सुधारने के लिए हम 3 कानून लेकर आए हैं, जिसमें 3 साल के बाद सभी को सजा मिलने वाली है। ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 3 साल में सभी को सजा। ये तो हमारी कोर्ट प्रोसीजर का मामला है, इसमें पॉलिटिकल विल का मामला नहीं है। चार्जशीट होने के बाद काम कोर्ट का है। वो के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, उनका अरेस्ट हुआ, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि काफी देर से अरेस्ट पड़ा था। अब इलेक्शन तो कब का चल रहा था केस भाई? मिसयूज ऑफ एजेंसी का सवाल नहीं है। टाइमिंग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग इलेक्शन के टाइम टेबल को देखकर नहीं चलता है। कब का चल रहा था? वो यहाँ पर 3-4 बार धरने भी कर चुकी है महिला शक्ति की जागृति के लिए। सो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि गृह मंत्री मेरे को अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट कर, मैं अभी अरेस्ट होने वाला हूँ, कल अरेस्ट होने वाला हूँ। उनको मालूम है कोई देश का गृह मंत्री अरेस्ट नहीं करता है, एक पीआई या पीएसआई अरेस्ट करता है, इतना भी उनको मालूम नहीं है। कभी मैं नहीं कर सकता है यार।
कोर्ट का ऑर्डर होगा और पीआई और पीएसआई करेंगे अरेस्ट। पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? हैं? पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? देखिए, आप ईडी का सवाल मुझे पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब दे दूं भाई? ये सवाल ईडी को पूछना है, वो जाएंगे तो। अभी तो जाते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, आपकी चैनल पर भी देखा है। अब वो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो तो ईडी वालों को मालूम होगा। सर, चुनाव हमारे सर पे है, इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होंगे, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मिनट। रूलिंग इलेक्शन कमीशन ने ऐसे नहीं दी है। रूलिंग ऐसे दी थी कि सरकार इस पर एक कानून लेकर आए जिससे एक व्यक्ति के आधार पर, मतलब देश के प्रधानमंत्री अकेले न करें, कोई कमेटी हो, इसकी सर्च की प्रक्रिया हो और बाद में इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो। मीनवाइल नहीं होता है तब तक चीफ जस्टिस, लीडर ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री तय करें। मीनवाइल गैप भरने की बात थी। कानून हम लेकर आए, संसद ने पारित कर दिया, गैप भर गया, कमेटी की मीटिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए। अब बताइए क्या पूछना है? सर, मेरा सवाल यह है कि देश का चुनाव, ये देश दुनिया की सबसे बड़ी हमारा लोकतंत्र है और ये देश का चुनाव इस तरीके से हो कि फेयर भी हो और फेयर दिखे भी बहुत ज़रूरी है। अगर कमेटी ऐसी हो कि एक प्रधानमंत्री हो, एक कोई जज हो, एक विपक्ष का लीडर हो, तो 1-1-1 बैलेंस्ड है। अगर दो सरकार के मंत्री हो, एक विपक्ष का नेता हो, तो 2 वर्सेस 1। तो ये वो पहला वाला फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट का था, वो ज़्यादा फेयर नहीं था। देखिए, निर्णय देश की संसद ने करना है कि क्या होगा, और देश की संसद ने कानून बनाया है। अब उसको, कानून को भी कोई ना कोई चैलेंज करेगा, देखेंगे क्या होगा। सर, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ईस्ट से वेस्ट तक, वो बार बार सड़क चलते पूछ रहे लोगों को कि अपनी जात बताओ, कास्ट क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है, क्या जाते हैं। उनका आरोप यह है कि एक तो बीजेपी ये सेंसस नहीं करा रही कास्ट का, उसको वो बहुत अहम मानते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि जितने भी IAS अधिकारी हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं, उसमें ज़्यादा अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST, उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को कुछ NGO कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री OBC है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री OBC है, उनको दिखाई नहीं पड़ता, और वो जॉइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी की आयु करीब करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी जॉइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो, तेरे दादू परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। अब मैं इनको सवाल पूछता हूं, इनकी इतनी सरकारें बनी, जरा आंकड़ा लाए कि कभी भी कांग्रेस ने OBC प्रधानमंत्री बनाया है क्या? कभी 27 मंत्री रखे हैं क्या? कभी मुख्यमंत्री OBC बनाया है क्या? जरा लेकर आओ राहुल बाबा। मैं तो अब एडवाइस दे नहीं सकता, अलग पार्टी के नेता है, उनको जो चिट्ठियां मिलती है उसको जरा क्रॉस चेक करा है, इसका हिंदी अनुवाद करा है। अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, उनको तकलीफ, मुझे तकलीफ नहीं होती है। अमित शाह साहब, आप देश के गृह मंत्री हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। मणिपुर के लोगों को आपका क्या मैसेज है? वहां पर इस वक्त स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन एक डिवाइड सा बन गया है समाज में। उस गैप को पाटने के लिए, वो दूरी को जोड़ने के लिए, देखिए, मेरा तो मैसेज बहुत स्पष्ट है, दोनों कम्युनिटी को, नस्लीय हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ है। पूरे उत्तर पूर्व में नस्लीय हिंसा समाप्त हो चुकी है। मणिपुर में भी 6 साल शांति रही, एक भी बंद नहीं था, कर्फ्यू नहीं था, ब्लॉकेड नहीं था, अपहरण नहीं था। दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ बैठे, बातचीत का प्लेटफॉर्म करे। भारत सरकार मध्यस्थी बनने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल पारदर्शिता से, न्यूट्रलिटी के साथ मध्यस्थी करेंगे, मुद्दों का समाधान लाएंगे। हिंसा से सबने हट जाना चाहिए। आपका इंटरनल नंबर अभी क्या है चुनाव का? 370 आपका एक्सटर्नल नंबर है, इंटरनल नंबर आपका क्या है? मोदी जी के कहने के बाद बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 370 से ज्यादा बीजेपी, 400 से ज्यादा NDA। अमित शाह साहब, इस वक्त कुछ लोगों को ये लगता है कि सरकार के जो मंत्री हैं
उनको मुश्किल सवाल पसंद नहीं या टेढ़े सवाल पसंद नहीं, वो चाहते हैं कि एक तरीके से उन पे लॉलीपॉप फेंकी जाए, उसको मारें। लेकिन मैं तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्री साहब ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि ये पूछो वो मत पूछो, ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने बोला कि जो पूछना है पूछो, और हमने भी अपनी तरफ से जितना हो सका सवाल सारे पूछे और इन्होंने भी जवाब दिए। मैं भी कहना चाहता हूं, जैसे वो बोल्डली पूछते हैं मैं भी ब्लंटली जवाब देता हूं। आपकी चैनल या आपके लिए कुछ कहा हो तो मन पर न लेना भैया, ये जो मुझे लगता है वो मैंने कह दिया। ये बार बार मुझे बोलते तुम इलेक्शन मैनेजमेंट चले जाओ, ऐसा सर हमें कुछ नहीं करना, हमें जर्नलिज्म में बड़ा मजा आता है। अगर सारे इलेक्शन ही एक हो गए तब तो फिर देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तो बहुत मजा आता है। गृह मंत्री साहब आप आए, बेबाकी से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आपने एक दफ़ा नहीं कहा कि ये मत पूछो वो मत पूछो, ऐसा करो वैसा करो। तमाम सवाल हमने पूछे भी और दर्शकों ने इसको देखा। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए, जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, एट द इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, कैन वी हैव अ वेरी वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कंट्रीज होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह फॉर कमिंग एंड आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस and joining us here at the conclave. Thank you, sir.